कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे, सुनसान और ठंडे कमरे से, जहां हर तरफ बस घड़ियों के टिक टिक करने की आवाज गूंज रही है। इतनी तेज जैसे वक्त नहीं, किसी की धड़कनें थमने वाली हों। तभी अचानक एक काले दस्ताने पहने हुए रहस्यमयी हाथ एक भारी इलेक्ट्रिक लीवर को खींचता है और अगले ही पल पूरी मशीन कांप उठती है। बिजली कड़कती है और पूरा सिस्टम जैसे जिंदा हो जाता है। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक गंदे बाथरूम के बाथटब में पड़े ठंडे पानी के अंदर एक जवान लड़के की आंखें अचानक खुलती हैं। उसका नाम जॉन है। जॉन के चेहरे पर डर और गहरी उलझन है। उसे कुछ भी याद नहीं, वो यहां कैसे आया, क्यों आया। जैसे ही वो घबराकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कमरे की छत पर एक अकेला बल्ब झूल रहा है, बार बार टिमटिमा रहा है, जैसे कुछ चेतावनी दे रहा हो। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है, जहां एक सिरिंज रखी है जिसमें कोई रहस्यमयी केमिकल भरा हुआ है। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है जब जॉन दूसरे कमरे में जाता है और वहां फर्श पर उसे मिलती है एक औरत की लाश, खून से सनी हुई। उसकी बॉडी पर सुई से बनाए गए अजीबोगरीब निशान, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई प्रयोग कर रहा हो। जॉन कांपने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता, क्या ये मर्डर उसने किया है या वो किसी भयानक जाल में फंस चुका है। तभी अचानक फोन बज उठता है। जॉन डरते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज आती है, जॉन, तुरंत वहां से भागो, तुम्हारे पास बस कुछ ही सेकंड है, वो लोग आ रहे हैं और इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉन कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी होटल के कॉरिडोर में भारी ठंडे कदमों की आवाज गूंजती है। वो आ चुके थे, लंबे काले कोट, गंजे सिर और चेहरे पर कोई भावना नहीं। वो इंसान नहीं लगते थे, जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। डर के मारे जॉन खिड़की खोलता है और फायर एस्केप से अंधेरी गलियों में कूद जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं, न नाम, न चेहरा, न वो लाश। बस एक ही चीज है, भागो। वो रात में गायब हो जाता है, एक ऐसे शहर में जहां कभी सूरज नहीं निकलता, सिर्फ अंधेरा और खामोशी राज करती है। इधर कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव बुमस्टेड की, जो इसी रहस्यमयी सीरियल मर्डर केस की जांच कर रहा है। उसे जॉन के कमरे से एक वॉलेट मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम है जॉन मर्डॉक। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि इस पूरे शहर में इस नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, जैसे वो इंसान अचानक पैदा हुआ हो। उधर जॉन भागते भागते एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंचता है। वह अपनी जेब टटोलता है और उसे मिलता है एक कार्ड जिस पर लिखा है शेल बीच और साथ में एक खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की की तस्वीर। उसे देखते ही जॉन के दिमाग में कुछ टूटी फूटी यादें चमकती हैं। शायद ये उसकी पत्नी है, लेकिन सवाल ये है, शेल बीच आखिर है कहां और इस शहर से बाहर जाने का रास्ता क्या है। अब जॉन फंस चुका है और उसके पीछे हैं वो गंजे रहस्यमयी लोग, द स्ट्रेंजर्स। भागते भागते जॉन एक सुनसान बिलियर्ड्स हॉल में छिप जाता है, जहां अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है जैसे आवाज भी डर के मारे चुप हो गई हो। तभी उसकी मुलाकात होती है उस खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की से, एम्मा। एम्मा जॉन को देखते ही उसके गले लग जाती है, जैसे उसने किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा देख लिया हो। लेकिन जॉन उसे पहचान नहीं पाता। एम्मा रोते हुए उसे बताती है, तुम मेरी पति हो, तुम कुछ दिनों से अचानक गायब थे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वो एम्मा को सच नहीं बता पाता, न उस होटल के कमरे के बारे में, न उस लाश के बारे में, न उस खून से भरी सुई के बारे में। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव बुमस्टेड की, जो धीरे धीरे इस रहस्य के करीब पहुंच रहा है। वो एम्मा तक पहुंच जाता है और जॉन के बारे में पूछताछ करता है। एम्मा अब और परेशान हो जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि जॉन किसी बहुत बड़ी और खतरनाक सच्चाई में फंस चुका है। और फिर आता है रात का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। ठीक 12 बजे
अचानक पूरे शहर में एक तेज कान फाड़ देने वाली गूंज फैल जाती है। ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, सीधे दिमाग को हिला देती है। और फिर जो होता है वो डराने वाला है। सड़क पर चलते लोग, गाड़ियों में बैठे ड्राइवर, होटल में बैठे इंसान, सब के सब वहीं के वहीं रुक जाते हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिया हो। सिर्फ जॉन जिंदा है और होश में है। वो कांपते हुए देखता है कि पूरा शहर अब एक बेजान तस्वीर बन चुका है। और तभी आसमान से उतरते हैं वो, द स्ट्रेंजर्स, काले लंबे कोट, गंजे सिर और इंसानी भावनाओं से बिल्कुल खाली चेहरे। उनके साथ है व्हील चेयर पर बैठा डॉक्टर श्रेबर। लेकिन अब वो डॉक्टर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी और ही ताकत का हिस्सा। अब शुरू होता है असली हॉरर। डॉक्टर श्रेबर और स्ट्रेंजर्स अपनी दिमागी शक्ति, ट्यूनिंग शुरू करते हैं। और जैसे ही वो ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरा शहर हिलने लगता है। इमारतें अपनी जगह से खिसकती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जमीन में धंस जाती हैं और उनकी जगह नई चमकदार अजनबी इमारतें उभर आती हैं। जैसे शहर नहीं, किसी ने पूरा सपना दोबारा लिख दिया हो। और फिर होता है सबसे डरावना सच। डॉक्टर श्रेबर सोए हुए लोगों के पास जाता है और अपनी सिरिंज से उनके दिमाग में एक चमकता हुआ लिक्विड डालता है। ये कोई दवा नहीं थी, ये थी नई यादें। एक गरीब आदमी अचानक अमीर बन जाता है, एक खुशहाल परिवार अचानक दुश्मन बन जाता है। हर इंसान की पहचान हर रात बदल दी जाती है। जॉन ये सब खंभे के पीछे छिपकर देख रहा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। लेकिन तभी एक स्ट्रेंजर की नजर उस पर पड़ जाती है। उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी आती है। ये इंसान ट्यूनिंग के दौरान कैसे जाग रहा है। और फिर वो हमला करते हैं, अपने दिमागी बल से जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो खुद स्ट्रेंजर्स को भी हिला देता है। गुस्से और डर में जॉन अनजाने में उसी ट्यूनिंग शक्ति को एक्टिवेट कर देता है। एक तेज मानसिक झटका और स्ट्रेंजर्स पीछे जाकर गिर जाते हैं। जॉन खुद भी शॉक में है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर ये ताकत आई कहां से। वो वहां से भाग निकलता है। लेकिन अब एक बात साफ थी, ये शहर कोई शहर नहीं, बल्कि एक जिंदा पिंजरा है, जहां इंसान इंसान नहीं, सिर्फ एक प्रयोग है। जॉन और डिटेक्टिव बुमस्टेड अब उस सच के पीछे दौड़ रहे थे जो इस पूरे शहर को छुपाए बैठा था। हर कदम के साथ खतरा और करीब आ रहा था। और फिर वे उसे ढूंढ निकालते हैं। डॉक्टर श्रेबर, उसे गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जॉन उसकी गर्दन पकड़कर चीखता है, हम कौन हैं? ये शहर क्या है? और शेल बीच का रास्ता कहां है? वो सच बताता है, जो सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। द स्ट्रेंजर्स कोई इंसान नहीं है, वे एक मरती हुई परग्रही प्रजाति हैं, एक ऐसी नस्ल जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। वे इंसानों की लाशों को कंट्रोल करके इस शहर को चला रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, वे एक कलेक्टिव माइंड हैं, एक दिमाग, हजारों शरीर, सब जुड़े हुए एक ही सोच में। अब डॉक्टर श्रेबर आगे बताता है, ये पूरा शहर कोई शहर नहीं, बल्कि एक लैब है, एक विशाल प्रयोग, जहां स्ट्रेंजर्स इंसानों पर रिसर्च कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं, ह्यूमन सोल आखिर है क्या? जॉन के लिए अब सबसे बड़ा झटका आता है। डॉक्टर श्रेबर कहता है, तुम इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर हो। तुम्हारा दिमाग हमारी यादों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और अनजाने में तुमने हमारी ही तरह ट्यूनिंग सीख ली। जॉन कांप उठता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है, वो नॉर्मल इंसान कभी था ही नहीं। फिर जॉन और बुमस्टेड उसे लेकर शहर की आखिरी सीमा पर पहुंचते हैं, जहां होना चाहिए था शेल बीच का रास्ता। लेकिन वहां है सिर्फ एक विशाल ईंटों की दीवार, जिस पर एक पुराना पोस्टर चिपका है, शेल बीच। जॉन का गुस्सा फट पड़ता है। वो हथौड़ा उठाता है और दीवार पर वार करना शुरू कर देता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बूमस्टेड भी उसकी मदद करता है और फिर
एक बड़ा सुराख बनता है, लेकिन जो उसके पीछे है वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई समुद्र नहीं, कोई किनारा नहीं, सिर्फ अंतरिक्ष, काला, अनंत और खामोश, तारे, गैलेक्सियां और खालीपन। डिटेक्टिव बूमस्टेड चीख पड़ता है। ये शहर जमीन पर था ही नहीं। सच सामने आता है। ये शहर एक विशाल स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है और चारों तरफ से एक विशाल गुंबद में बंद है, ताकि कोई इंसान कभी सच्चाई न जान सके कि वो धरती से नहीं बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर कैद है। इसी बीच आसमान फटने लगता है। द स्ट्रेंजर्स की पूरी फौज आ जाती है। उनकी मानसिक ताकतें जॉन पर टूट पड़ती हैं। एक भयानक साइकिक युद्ध शुरू होता है और फिर एक जोरदार धमाका। दीवार का हिस्सा पूरी तरह खुल जाता है। हवा का दबाव सब कुछ अंतरिक्ष की तरफ खींचने लगता है। बूमस्टेड खुद को रोक नहीं पाता और उस काले शून्य में गिर जाता है। जॉन किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन अब हालात उसके खिलाफ थे। स्ट्रेंजर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी मानसिक लहरों से उसे बेहोश कर देते हैं। अब जॉन उनके कब्जे में था और उसे उठाकर ले जाया जाता है उनके अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर की तरफ, क्योंकि वे समझ चुके थे ये इंसान उनके पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर तरफ मशीनों की गूंज और अजीब सी नीली रोशनी। बीचों बीच खड़ी थी एक विशालकाय मशीन, एक डरावना इंसानी चेहरा जिसे कहा जाता था द कंट्रोल कोर। यही मशीन पूरे शहर की ट्यूनिंग, यादों और एनर्जी को कंट्रोल कर रही थी। अब उनका प्लान साफ था। वे जॉन के दिमाग को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे और उसमें डालना चाहते थे ताकि जॉन की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। डॉक्टर श्रेबर को आदेश दिया जाता है कि वो जॉन को इंजेक्शन दे, वो सिरिंज जो उसकी पहचान मिटा देगी। डॉक्टर धीरे धीरे मशीन के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। अगले ही पल सुई जॉन के सिर में लगती है और एक जोरदार ब्लास्ट। जॉन का शरीर कांप उठता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और उसके अंदर से निकलने लगती है नीली साइकिक एनर्जी, जैसे कोई सोया हुआ देवता अब जाग चुका हो। जंजीरें टूट जाती हैं। ये देखकर मिस्टर बुक गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंजर फोर्स के साथ हमला करता है। अब शुरू होती है सबसे भयानक साइकिक वॉर। मशीनें फटने लगती हैं और दो दिमाग एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन फर्क साफ था। इस बार जॉन अकेला नहीं था। उसके अंदर थी इंसानी यादों की ताकत और सच का बोझ। और फिर जॉन एक भयानक चीख के साथ अपनी पूरी एनर्जी छोड़ देता है। एक विशाल मानसिक लहर जो सीधे मिस्टर बुक के दिमाग को चीर देती है। एक पल में मिस्टर बुक टूट जाता है और फिर एक एक करके सारे स्ट्रेंजर्स राख बनकर बिखर जाते हैं। वो आंखें बंद करता है और अपनी ट्यूनिंग पावर पूरे स्पेस स्टेशन पर फैला देता है। सबसे पहले वो उस विशाल काले गुंबद को तोड़ देता है। अब जॉन रुकता नहीं। वो पूरे शहर की संरचना बदल देता है और अपनी यादों के आधार पर एक जगह बनाता है। शेल बीच, समंदर, लहरें और एक नई दुनिया। आखिरकार वो सपना हकीकत बन चुका था। अंतिम सीन, जॉन चलता हुआ समुद्र किनारे पहुंचता है। धूप चमक रही है, लहरें शांत हैं और हवा पहली बार असली लग रही है। वहां एम्मा खड़ी है, लेकिन अब वो एम्मा नहीं। उसका नाम बदल चुका है, अन्ना, और वो जॉन को नहीं पहचानती। कुछ सेकंड का सन्नाटा। जॉन उसके पास जाता है, धीरे से, जैसे पहली बार किसी नई दुनिया में कदम रख रहा हो, और दोनों समंदर की तरफ देखते हैं, एक नई शुरुआत के साथ। जहां वे कैदी थे, लेकिन अब आसमान उनका था।